पांच ऐसे फैक्टर्स पर बात करेंगे जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, शायद आप जानते भी हों। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाता है जो हमारे शरीर के लिए एनर्जी के रूप में काम आता है, जिसके बिना हम चल फिर नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। दूसरा ये कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग से डीएनए होता है, यानी न्यूक्लियस के बाहर भी एक डीएनए पाया जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, जिसे एम्प्टी डीएनए के नाम से जाना जाता है। एम्प्टी डीएनए की वजह से ही एटीपी बन पाती है, वरना माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नहीं बना सकता है। तीसरा अमेजिंग फैक्टर्स ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें माँ की ओर से मिलती है, पिता की ओर से नहीं मिलती है। यानी एक फीटस में माइटोकॉन्ड्रिया जो ट्रांसफर होती है वो ओवम से ट्रांसफर होती है, वो स्पर्म से ट्रांसफर नहीं होती है। चौथा फैक्टर है कि ये एपोप्टोसिस को कंट्रोल करते हैं, यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। किसी सेल की आयु हमारे बॉडी में कितने समय तक हो, कितनी एज होती है किसी सेल की, ये तय करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़ करके, जैसे कि हमारे केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस को कंट्रोल नहीं करती है। हमारे आंखों का जो लेंस है वो जिन फाइबर सेल से बना है उनको भी कंट्रोल नहीं करती। इसके अलावा प्लेटलेट और आरबीसी की एज को भी माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल नहीं करती है। आखिरी फैक्टर ये कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसी डिमांड होती है शरीर में जिस भी पार्ट को, जिस भी सेल को, उनके हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि लिवर में, मसल सेल्स में और हमारे न्यूरॉन्स में या नर्वस सेल्स में इनकी संख्या ऑलरेडी ज़्यादा होती है और ज़रूरत पड़ने पर ये और ज़्यादा हो सकती है।